हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। टोटल 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम लोग का मेन टारगेट क्या है, जो अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स 2026 है, उसको फाइनली क्लियर करना है। तो लास्ट जो वीडियो था अपना, उसमें हम लोगों ने क्या, मतलब कि वैसे तो हम लोग का 25 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करते हैं, पर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, क्योंकि बीच में मेरी क्या थोड़ी सी तबीयत भी मतलब कि डिस्टर्ब हो रही थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, आज की जो क्लास होगी, आज हम लोग 25 ना करके टोटल क्या करेंगे, 32 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसका मतलब हम लोगों के क्या, जो लास्ट के 7 क्वेश्चन बच मतलब कि छूट गए थे, उसकी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही क्या हम लोग कर रहे हैं, इस सीरीज़ को चालू रखा है। तो अभी देख रहे होंगे हम लोगों ने लास्ट मतलब कि जो वीडियो था, उसमें देख रहे होंगे सारे के सारे जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, इन सभी को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो जिसने अभी तक नहीं देखा इन सभी को, तो वो लोग क्या कर सकता है, इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस देख सकता है। तो इससे आप लोगों की क्या अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बीच में मैंने अगर कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट मिला है, तो मैंने उसको भी बताते हुए चला हूँ। तो लास्ट हम लोगों ने क्लास जो थी, उसमें हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। तो हम लोगों ने किया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, और कहा था कि क्या है, भारत जो है, भारत में कोई भी राज्य क्या है, सहमति का परिणाम नहीं है। तो चलिए अगला आज हम लोग कर लेते हैं, 2018 वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी क्या स्वराज पार्टी थी क्या हमारी। उसके बाद में बोला है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि जो विपक्ष का नेता होता, को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी क्या। और उसके बाद में बोला, लोकसभा में यदि किसी दल को न्यूनतम 75 सदस्य ना हो, तो उसे नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। तो अगर आपने कभी पॉलिटी अगर एम लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, तो उसमें भी बहुत ही डिटेल में इसके बारे में दिया है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे 75 ना होकर के कितना है, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी मिनिमम क्या 10% अगर सीटें हैं, 10% अगर सीटें प्राप्त कर लेती है, तो वो क्या होता है, उसे विपक्ष का नेता मतलब कि मान लिया जाता है। तो आप जान रहे होंगे, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाता है, तीसरा गलत हो जाता है। और तीसरा गलत होते ही आपके पास आंसर मिल गया, यानी कि केवल 2 विकल्प सही है। तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या बोला है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम कब मिला था मान्यता, 1969 में मिला था। और प्रथम हमारी पहली राजनीतिक जो विपक्षी पार्टी क्या थी, स्वतंत्र पार्टी ना होकर के कौन सी पार्टी थी। तो पहली पार्टी थी हमारी क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो विपक्ष में पहली पार्टी कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, और अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि 10% मिनिमम क्या वोट उसको, मतलब कि 10% वोट उसको मिनिमम अगर मिल जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, विपक्ष का नेता बन जाता है। तो जिसका कि इस बार क्या है, इस बार जो मतलब कि दो जो अपने वर्तमान में क्या है, जो राहुल गांधी की पार्टी यानी कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, वो क्या है, विपक्ष की मतलब कि जो पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और भारत की संसद किस कानून यानी कि किस कानून के तहत भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या, सॉरी क्या बोला, भारत की संसद किस कानून विशेष को भारत की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है क्या। तो बोला यानी कि भारत की जो संसद है, वो क्या है, किसी भी कानून को क्या 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो आप लोग जानते होंगे कि 9वीं अनुसूची में अगर डाल दिया जाता है, तो पहले क्या था, उसका मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। परंतु अभी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या कर दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो इसमें बोला है कि भारत की संसद क्या है, किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है क्या। तो बिल्कुल सही बात है, डाल सकती है आराम से। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की वैधता का परिरक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। तो देख रहे हैं, वही बात बोल दी जो मैंने अभी बोली जस्ट। और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि अभी क्या है, इसको जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने अमान्य कर दिया, क्योंकि इससे पहले क्या था, यही कानून लागू था। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा सेकंड वाला गलत हो जाता है, और फर्स्ट हमारा सही है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, राइट आंसर केवल एक। तो चलिए अगला हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, और अगला क्वेश्चन आएगा, क्या मालूम है हमारा, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है। यानी कि भारत के संदर्भ क्या, भारत की संसद के संदर्भ में क्या निम्नलिखित में से कौन सा है, जो संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है, जो कि विनियमन, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है। इसका या उनका कार्यपालिका द्वारा उन प्रत्यायोजन यानी कि डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब किसका मतलब कि ये सब संसदीय समिति की समीक्षा कौन करता है, ऐसी कौन सी, बोला है क्वेश्चन का मतलब है, ऐसी कौन सी संसदीय जो समिति है, वो इन सभी की समीक्षा करती है, किसकी, नियम की, विनियमन की, उपनियमन की,
उपविधि की आदि की शक्तियों के संविधान द्वारा प्रदत्त है, या फिर सदन में प्रत्यायोजित विधायन या फिर लिटिगेशन जो भी है उसकी परिधि क्या है, उसकी सारी की सारी क्या है, जो कौन सी संसदीय समिति है वो समीक्षा करती है। क्या सरकारी आश्वासन समिति है, क्या अधीनस्थ विधायन समिति है, क्या नियम समिति है, क्या कार्य सलाहकार समिति है। तो आप जानते हो कि जो अधीनस्थ विधायन समिति होती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बी। तो अधीनस्थ विधायन समिति होती है वो क्या करती है, संसदीय समिति की समीक्षा करती है। और उसके बाद में हमारा क्या आता है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और संसदीय विधायन समिति जो होती है, सॉरी क्या बोला मैंने, अध्यक्षीय विधायन समिति जो होती है वो क्या करती है, इसमें जो होता है क्या कहा बताया कि जो जितने भी मतलब कि जो नियम उपनियमन और उपविधि हैं सारी की सारी क्या समीक्षा करती है। और चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर सारी की सारी समितियों के बारे में आप लोग क्या डिटेल में किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, पर फिर वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा, धन विधेयक के बारे में पूछ लिया। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, क्योंकि आज के हम लोगों को टोटल 32 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लास्ट के हम लोगों के जो 6 7 क्वेश्चन बचे थे उसको भी प्रैक्टिस आज के वीडियो में कर रहे हैं। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोहण, उन्मूलन, माफी या परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। यानी कि केवल आप देख रहे होंगे वैसे तो क्या जैसा ही है, परंतु यहाँ पर अगर केवल वर्ड आ जाता है तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे भी टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्या होती है, वो भी आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा एक वाला गलत हो जाता है। एक मिनट यहाँ पे, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि क्या होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। क्या उपरोक्त में से धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसी बिल को क्या नहीं धन विधेयक तब माना जाएगा कब, जब केवल किसी कर के क्या अधिरोपण हो, उन्मूलन हो, माफी हो, परिवर्तन हो या फिर विनियमन से संबंधित हो। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। उसके बाद में क्या धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि का विरक्षण से संबंधित उपबंध, यानी कि ये वाला हो तो ये भी हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में क्या है, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन विनियोजन से संबंधित है। तो आप लोग जानते हो कि जो आकस्मिकता निधि है वहाँ से धन निकालने के लिए किसी भी धन विधेयक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका मतलब हमारा सी वाला गलत हो जाता है और हमें गलत ही पूछा गया था। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। धन विधेयक भारत के द्वारा धन के उधार लेने या कोई भी प्रत्याभूति देने को विनियमन से संबंधित भी है। तो ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि कभी भी अगर भारत सरकार कभी भी धन उधार लेती है तो क्या करती है, धन विधेयक के जरिए ही क्या करती है, मतलब कि कोई विनियमन या फिर कोई प्रत्याभूति होती है उसका करती है विनियमन। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, जो धन विधेयक होता है उसके बारे में डिटेल में आपने जान लिया। और धन विधेयक के बारे में आप जानते होंगे, अगर आर्टिकल के बारे में बात करें तो 110 जो होता है हमारा धन विधेयक के बारे में होता है। वहीं जो 109 होता है धन विधेयक की परिभाषा बताता है। तो यूपीएससी ने 2024 था उसमें पूछ भी लिया था कि 109 आर्टिकल क्या होता है, हमारा धन विधेयक की परिभाषा बताता है। और जो यही हमारा आकस्मिकता निधि होती है, और आकस्मिकता निधि जो होती है इसका प्रावधान हमारा क्या है, 110 में तो क्या होगा हमारा धन विधेयक हो गया। और जो आकस्मिकता निधि होती है इसका हमारा उल्लेख किसमें है, ये 256 200 क्या बोलते हैं 267 267 में हमारा क्या है, आकस्मिकता निधि से संबंधित प्रावधान दिया गया। तो चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो आप लोग जानते हो कि जो एमएलए होता है उसका वोट का मूल्य होता है हर एक राज्य में अलग होता है, वो उसके विधायकों पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हमारा एक बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य का वोट का मूल्य अलग होता है और राज्यसभा का अलग होता है। तो इसका मतलब क्या है, अधिक और कम वोट डिपेंड करता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, सेकंड वाला गलत होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका वाला हमारा केवल एक विकल्प सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि गर्मी लग रही है अभी, क्योंकि गर्मी इसमें काफ़ी हो रही है। और लाइट मतलब जो फ़ैन है वो बंद है, क्योंकि आवाज़ क्या होती है, अगर फ़ैन चला लेते हैं तो क्या हो जाता है, आवाज़ थोड़ी सी मतलब कि एक्स्ट्रा साउंड हो जाता है। तो उससे आवाज़ क्या होती है, क्लियर नहीं हो पाती। तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं अभी। भारतीय संसद क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था उसमें पूछा गया अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं। तो आप लोग जानते हैं उस समय क्या था हमारा, मतलब कि अवशिष्ट शक्तियाँ थी, यानी कि केंद्र केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार थी उसमें जो मतलब कि केंद्र था, यानी कि जो राज्यों में था, राज्यों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था।
और केंद्र में क्या था, द्वैध शासन को ला लिया, मतलब कि आ गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन आ गया था। वहीं उसमें क्या होता है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, यानी कि उसमें शक्तियों को भी बंटवारा कर दिया गया था। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मतलब कि क्या कहते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसकी रहेंगी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, विधि एवं स्वाधीनता के बीच में उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है। यानी कि आपसे देखे होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपको इसको आता है तब आप लगा पाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या विधि क्या होगी और स्वाधीनता, विधि और स्वाधीनता के बीच में संबंध क्या है। यदि विधियाँ अधिक होंगी तो स्वाधीनता कम हो जाएगी क्या, तो आपको बताना होगा। और अगर आप नॉर्मल भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ईजी है, पर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इतना मतलब कि बेस्ट तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन के डिजाइन किया है। यदि विधियाँ अधिक होंगी तो क्या स्वाधीनता कम हो जाएगी क्या, सही बात है या गलत है, आपको बताइए। यदि विधियाँ नहीं होगी तो स्वाधीनता भी नहीं होगी क्या, अगर कानून नहीं होगा तो क्या स्वाधीनता नहीं होगी। यदि स्वाधीनता है तो विधियाँ निर्माण जनता करना होगा, ठीक है, जैसा है। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा, तो कैसा है क्या। तो इसका मतलब क्या, आप वैसे देख रहे हो कि चार के चारों विकल्प मतलब कि कन्फ्यूजिंग है। अगर आप चार के चारों विकल्प पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हर एक विकल्प सही है, पर इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जानते होंगे, अगर कानून ना हो तो मतलब क्या क्या होगा, तो सभी लोग अपनी मनमानी करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर विधियाँ नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा। और यूपीएससी ने भी अपने ऑफिशियल आंसर की में क्या माना है, इसको ही माना है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चालू कर लेते हैं। अगला क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दंडित कार्रवाई संस्थापित नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है, चाहे राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति हो, दोनों के खिलाफ नहीं होती है। और साथ ही साथ हमारे के जो विदेशी उच्चायुक्त, मतलब कि विदेश के उच्चायुक्त होते हैं, उनके खिलाफ भी नहीं होता है। या फिर कोई भी विदेशी, मतलब कि जो कहते हैं कि मेहमान या फिर कोई भी विदेशी अतिथि आया, उसके खिलाफ भी मतलब कि डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद में क्या है, किसी राज्य के उपराज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। तो ये भी बात बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 2 और 3 दोनों सही है। तो राज्यपाल के बारे में क्या है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही था। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 256 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किस विशेष राज्य के संदर्भ में प्रयोग कर सकता है। तो आप जानते होंगे 356 क्या होता है हमारा, 356 क्या होता है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है और किस प्रकार यूज करता है। उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी, यानी कि अगर 356 का यूज करता है राष्ट्रपति, तो क्या उस राज्य की विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है क्या। तो आप जानते हो कि विधानसभा भंग नहीं होती, बल्कि क्या जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। और उसके बाद में क्या है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजित की जाती हैं, प्रयोजित की होंगी। तो देख रहे होंगे, यानी कि जो विधानमंडल होती है उसकी शक्तियाँ किसके पास आ जाती हैं, संसद के पास चली जाती हैं। और उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित होगा, तो ऐसा 19 नहीं होगा, क्योंकि 356 का 19 से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता। 356 अगर लागू होता है तो ना ही हमारे मूल अधिकार कम होते हैं, और ना ही हमारे क्या, जब मतलब कि ये कहते हैं कि जैसे कि 19 है, या फिर जो हमारे 21-22 तो कभी नहीं करते, 21-22 कभी भी नहीं मतलब कि निलंबित होते हैं, और ना ही 19 खत्म होता है। 19 केवल कब होगा, जब 352 लागू हो, वो भी क्या, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। और जो हमारा राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियाँ बना सकता है, तो ये भी हमारा उससे संबंधित नहीं है। अगला क्या आता है हमारा, अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विधि का शासन का प्रमुख लक्षण क्या है। शक्तियों का परिसीमन है, विधि के समक्ष समता है क्या, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व है क्या, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो इनमें से कौन सा लक्षण जो हमारा है विधि, क्या बोला है, विधि के शासन के प्रमुख लक्षण हैं। तो आप जानते होंगे कि अभी तो इसमें कॉमन नहीं है, यहाँ पे मतलब बनाना चाहिए था, तो थोड़ा थोड़ा सा छूट गया है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, शक्तियों का परिसीमन यानी कि विधि का शासन है, बिल्कुल सही बात है। विधि के समक्ष समता भी हमारे क्या, विधि का शासन है। और वही सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो यहाँ पे क्या सरकार के प्रति नहीं होगा, क्या होगा, जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए, यानी कि हमारा तीसरा गलत हो जाता है। यानी कि सरकार के प्रति जनता उत्तरदायी नहीं होगी, बल्कि जनता के प्रति क्या होगी, सरकार उत्तरदायी होगी। और स्वतंत्र और नागरिक अधिकार, तो यानी कि चौथा भी हमारा होना चाहिए। तो चलिए अगला कर लेते हैं हम लोग, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त कथन सही है।
तो आपको बताना है कि निजता का अधिकार हमारे किस संविधान के अनुच्छेद के तहत आता है। क्या है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है क्या? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 17 के तहत आता है क्या? 21 के तहत आता है क्या? 24 के तहत। अगर आप जानते होंगे तो निजता का अधिकार आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो हमारा किसके तहत आता है? अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के तहत आता है। और इसमें एक बार यूपीएससी ने और पूछ लिया था कि हमारा जो मतलब कि अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो वो भी हमारा क्या था? 21 मतलब कि 21 के तहत भाग 3 में बताया गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या 19 के चालू हो चुका है हमारे। भारत की संविधान में 44वां संविधान के द्वारा लाए गए अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन के न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया गया था। क्या हमारे 44वें संविधान संशोधन ने परे किया था या 42 में नहीं किया था? तो आप जानते होंगे 42 में नहीं किया था, ना कि 44 में ने। तो हमारा यानी कि जो पहला है वो गलत हो जाता है। भारत के संविधान में 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अविखंडित कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करता था। तो आप जानते होंगे यहाँ पे क्या न्यायिक जुडिशरी आयोग जो आया था, मतलब कि न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाया गया था, तो वो की उसको न्यायालय ने क्या कर दिया था कि ये असंवैधानिक बता दिया था। तो इस प्रकार से हमारा क्या केवल 2 विकल्प सही होगा। अगला क्या है? प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची पुनर्स्थापित की गई थी? तो आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही मतलब कि जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसी के टाइम पे हो गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू होंगे हमारे यहाँ पे, ना ही इंदिरा गांधी होंगी, ना ही लाल बहादुर शास्त्री, ना ही मोरारजी देसाई होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसका भी बताना है। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हर से छूट देता है। क्या हमारा जो संसद का अधिनियम है, कौन सा? संसद का निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को क्या करता है? लाभ के पद के आधार पर निर्हरता की छूट देता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो हमारा कानून है ऐसा करता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया क्या? तो उपयुक्त अधिनियम अधिनियम हमारे क्या 5 बार संशोधित किया गया, ये भी हमारी बात सही है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया। और जे विकल्प जो बनाएगा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर यूपीएससी एग्जाम में बनाए क्वेश्चन इस प्रकार से कि लाभ का पद संविधान में परिभाषित किया गया, तो कभी भी अगर संविधान, यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए कि संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया, इस वर्ड को यूपीएससी कई बार यूज़ करेगी, इस लाइन को कई बार मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेगी। और यही यहाँ पे ट्रिक है कि ये लाइन क्या हमारी हर बार गलत होती है। कभी पूछ लेगा कि हमारा जो अनुसूचित जनजातियों को भली भांति परिभाषित किया गया, तो जनजातियों को भी परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक बोल देगा तो अल्पसंख्यकों को भी परिभाषित नहीं किया गया। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है कि संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया, तो जिसको परिभाषित नहीं किया जाता है उसको ही उठा के बनाती है। तो इस प्रकार से हमारा 3 तो गलत हो जाता है और इस प्रकार से 1 और 2 सही हो जाएगा। अगर आपको एक वाला मतलब कि फर्स्ट और सेकंड नहीं भी पता था, फिर भी इसका आंसर आप क्या निकाल सकते थे? अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते थे। तो यानी कि हमारा जो संसद का निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 है वो भी सही है, और हमारा जो उपयुक्त कथन 5वां संशोधित किया गया वो भी सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो ईजी है, इसको लगा के कोशिश कीजिए लगाने की। और इसमें क्या बताया गया? भारत के संविधान की किस अनुसूची, देख रहे होंगे अनुसूची से कितनी बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृति या शून्य घोषित किया जा सकता है। तो मतलब कि कौन सी अनुसूची के तहत अगर कोई भी भूमि का जो अगर कोई गैर जनजातीय लोगों को अगर दे दी जाती है तो उसको शून्य किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो हमारी किसके लिए है? जनजातीय और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो इसका मतलब हमारा बी वाला सही होगा कि 5वीं अनुसूची। 12वीं तो आप जानते होंगे पंचायत के लिए है। 9वीं आप जानते हो किसके लिए? भूमि सुधार से संबंधित है। और तीसरी किससे संबंधित है? जो क्या कहते हैं कि 1 मिनट चलिए अभी बात बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। और अभी क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। और उसके बाद में चलिए अगला क्या हमारा, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेधों अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन का अर्थ हो सकता है? यानी कि क्या बोला है? भारत के संविधान के संदर्भ में क्या है? सामान्य विधियों में अंतर्वृष्टि प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद जो 142 था उसके अधीन सांविधिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन
किस तरह से कार्य नहीं कर सकता, इस पे बताना आपको। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते समय के लिए क्या लिखा, निर्वाह करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या क्या ऐसा है कि भारत का निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते समय अगर कोई निर्णय लेता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो ये भी गलत हमारा है। और उसका भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों को बाध्य नहीं है। तो यानी कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, तो इसमें कुल मिला के पूछा गया, जो हमारा अनुच्छेद 142 है वो किसके लिए है? तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय क्या है, संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। यानी कि हमारा बी वाला सही है। 142 अनुच्छेद 142 हमारा यही कहता है। तो यानी कि हमारे संविधान में देख रहा हूँ कि जितने भी अनुच्छेद हैं उससे भी यूपीएससी क्या बनाती है, क्वेश्चन बनाती है। अगला, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी के परामर्श के बिना नहीं कर सकता ऐसा। और कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल और राज्य विधान मंडल की सहमति के लिए विधि निर्मित नहीं कर सकता। तो यानी कि उसकी सहमति के बिना भी विधि निर्मित की जा सकती है। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, केवल बी विकल्प सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्या है, भारत के किसी राज्य के विधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि विधानसभा के बारे में पूछा है। वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि राष्ट्रपति संसद के लिए करता है, वैसे ही राज्यपाल क्या आता है, विधानसभा के लिए करता है। और इसके बाद जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो वो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो आप जानते हो ये भी बात हमारी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए 1 और 2 इसका हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा भी था कि हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांसों को काट गिराने का अधिकार है क्या? तो आप जानते हो कि वन क्षेत्र में उगने वाले बांसों को काट गिराने का अधिकार नहीं है। और उसके बाद में बोला है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवास अधिकारी अधिनियम, यानी कि इसे शॉर्ट में कहते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार बांस को एक गौण वन वन उपज के रूप में रखा गया। तो आप बिल्कुल सही है। यानी कि जो बांस हमारा है इसको क्या रखा गया है, एक गौड़ वनोपज के रूप में रखा गया है। और बांस को क्या मतलब कि एक तरीके से घास के रूप में भी बताया गया था। यानी कि बांस को वो क्या बोल रहे हैं, एक घास है, ना कि कोई वृक्ष है। और कहीं कहीं पे दिया गया था कि बांस जो है क्या, एक इमारती लकड़ी है, कहीं पे बोल रहा था वृक्ष है। तो इसी में बहुत सारा कंट्राडिक्शन था, तो उसी को ही मतलब कि सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से कानून लाया गया था 1927 का और 2006 का। उसके बाद में बाद में इसमें मतलब कि संशोधन किया गया था। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, इसका नाम है वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौड़ वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब 2 और 3 सही होगा और एक हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति, देख रहे होंगे मैंने इससे पहले क्वेश्चन को डिटेल में बता ही दिया था आपको। विवाह करने का किसी व्यक्ति का अधिकार किसके संरक्षित है, अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। और अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस एक का का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि बोला है राज्यपाल के बारे में जो किसका सुझाव था कि राज्यपाल हमारे राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे ऐसे तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, इससे हाल ही वर्षों में राजनीतिक भाग न लिया हो। तो ये किसका है, क्या प्रशासनिक सुधार आयोग 1926 में जो था उसका है, 66 में था जो उसका है क्या? राजमन्ना समिति जो कि हमारी 1969 में थी क्या उसका है? या सरकारी आयोग 1983 का उसका है क्या? संविधान की कार्यसूची कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग क्या उसका है क्या? तो आप जान रहे हो कि राज्यपाल क्या होना चाहिए हमारा, लेकिन उस राज्य का नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उस राजनीतिक पार्टी वहाँ की राजनीतिक पार्टियों से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी कि राजनीतिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। तो ये सुझाव था हमारा सरकारी आयोग का था, यानी कि सरकारी आयोग का ये सुझाव था। अगला हमारा क्या आता है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। यानी कि कोई भी केंद्रीय अगर विधि है उसके संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की क्या उच्च न्यायालय के पास अधिकारिता नहीं है क्या? तो बिल्कुल गलत बात है। यानी कि वो क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है और उसको अवैध भी घोषित कर सकता है। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत का उच्चतम न्यायालय प्रश्न नहीं उठा सकता। तो ऐसा भी नहीं है यानी कि प्रश्न ना उठा सके, फिर तो क्या हो जाएगा, हमारा अंधा कानून हो जाएगा। तो अंधा कानून नहीं है भारत में, तो प्रश्न तो उठाया जा सकता है संसद में भी और न्यायालय में भी और कहीं पे भी उठाया जा सकता है।
कहीं भी आप स्वतंत्र होकर के उसके ऊपर प्रश्न उठा सकते हो। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में व्यक्त करेंगे या फिर स्वीकार करेंगे? और देखना कि यूपीएससी ने इसके जो विकल्प बनाए हैं कितने बेहतरीन तरीके से बनाए हैं। अगर आपने थोड़ी सी समझ है पॉलिटी की तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे, वरना आप क्या इसका आंसर तो मतलब कि किसी भी किताब में, किसी भी बुक्स में, किसी भी नोट्स में ढूंढते रहिए, आपको इसका आंसर नहीं मिलने वाला। तो क्या है राजनीतिक यानी कि बोला है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में क्या है आप स्वतंत्रता से क्या मतलब कि अभिप्राय, यानी कि बोला है आपको स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, तो देख रहे हो कितना बिल्कुल आप अगर पढ़ रहे हैं तो सही लग रहा होगा। तो स्वतंत्रता का मतलब तो यही होगा कि तानाशाह से सुरक्षा होनी चाहिए। नियंत्रण का अभाव, आप देख रहे हो स्वतंत्रता का मतलब ये भी हो सकता है कि नियंत्रण ना हो, यानी कि स्वतंत्र हो। देख रहे होंगे डायरेक्ट ये भी हमारा सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, देख रहे होंगे ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि स्वतंत्रता का मतलब ये भी हो सकता है। अगला क्या, स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर, क्या हमारा ये होगा, यानी कि ये भी सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप चारों को पढ़ने के बाद अगर देख लेंगे तो एक ऑथेंटिक और एक मतलब कि एक दार्शनिक रूप से अगर आप सोचें तो सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल क्या, मतलब कि सबसे बेस्ट इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो अपने आप को स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अगर अवसर मिल जाए तो स्वतंत्रता का सबसे बढ़िया परिभाषा क्या हो सकती है हमारी, यही होगी। और वहीं अगर आप और को भी क्रिटिकली एनालाइज करें, जैसे कि इच्छा अनुसार कुछ भी करना, तो इच्छा अनुसार यानी कि इच्छा तो इंसान की बहुत कुछ होती है करने की, तो अगर वो सब कुछ करना दिया जाएगा तो स्वतंत्रता कहाँ रह जाएगी? क्योंकि एक इंसान दूसरे की स्वतंत्रता का अगर हनन करेगा तो वो स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। नियंत्रण का अभाव होगा तो भी गलत हो जाता है, और तानाशाही से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है एमपी लेड के बारे में, और एमपी लेड के बारे में आपको बताना है कि संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो कि एमपी लेड है के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एमपी लेड निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु प्रयुक्त हो सकती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, एमपी लेड का इसमें इस्तेमाल हो सकता है। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थ के लिए होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एमपीलेड निधि वार्षिक आधार पर स्वीकृत होती है, ये भी बात सही है, और हर साल 5 करोड़ होती है। तो और ऊपर क्या लिखा, और उपयुक्त निधि अगले वर्ष के लिए अग्रनिहित नहीं की जा सकती, तो ये गलत हो जाता है। हमारी अगर 5 करोड़ रुपए अगर मिलती है, अगर जो ये संसद सांसद होता है अगर उसको खर्च नहीं कर पाता है, वो क्या होती है अगले साल में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा तीसरा गलत हो जाता है, और तीसरा काटते ही देख रहे हैं आंसर हमारे पास अभी नहीं आया, चौथा भी देखना पड़ेगा। क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्य क्षेत्र क्या है जिला प्राधिकार के द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण क्या है अनिवार्य है, तो ये भी हमारा सही है। यानी कि 10% क्या करना चाहिए, जो जिला प्राधिकार है उसके द्वारा निरीक्षण करना अनिवार्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4, 3 हमारा गलत हो जाता है। चलिए अभी 20 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। ये राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में, यानी कि जो राज्यसभा है आप जानते होंगे कि राज्यसभा एक है, लोकसभा है और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर हमारी क्या बनती है, संसद बनती है। पर यहाँ पे पूछा है राज्यसभा और लोकसभा में शक्तियों के मामले में कहाँ पे समान है, क्या नई अखिल भारतीय सेवाओं गठित करने के संदर्भ में, तो आप जानते होंगे यहाँ पे तो हमारी क्या है राज्यसभा मतलब कि अधिक सशक्त है। और ये अगला क्या है, संविधान में संशोधन करने के विषय में, तो आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों की शक्तियाँ समान है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, विकल्प बी सही होगा। सरकार को हटाने के विषय में तो बिल्कुल गलत हो जाता है, कटौती प्रस्ताव तो राज्यसभा का कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्या हमारा, निम्नलिखित मूल अधिकारों के विषय में संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि अस्पष्टता का हमारे संविधान में किसमें उल्लेख किया गया, तो इसके लिए आर्टिकल आप जानते होंगे 17 हमारा है अस्पष्टता के लिए। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें तो क्या हमारा 23-24 है, इसका मतलब ये गलत हो जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार हम जानते होंगे कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या है 19 से लेकर के 22 तक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और इसके बाद में संवैधानिक उपचार का अधिकार तो 32 हो जाता है, यानी कि ये भी गलत हो जाता है। समता का अधिकार आप जानते हो कि 14 से लेकर के 18 तक है समता का अधिकार, तो इसमें ये हमारा क्या है अस्पृश्यता का अधिकार भी शामिल है जो कि 17 में आता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्या है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार क्या है, तो देख रहे हो कितना छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, और देख के आपको लगेगा कि ये वन लाइनर है, पर ये क्वेश्चन वन लाइनर नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तभी आप लगा पाएंगे। वैसे आप अगर आप इसको क्या है वन लाइनर के रूप में अगर समझ के लगाएंगे तो आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। संवैधानिक सरकार क्या होती है, तो संवैधानिक सरकार क्या होती है, विधानमंडल द्वारा सरकार होनी चाहिए, क्या वो बहुदलीय सरकार है क्या, उसे हम संवैधानिक सरकार कहेंगे।
लोकप्रिय सरकार है, क्या हम उसको संवैधानिक सरकार कहेंगे या फिर सीमित सरकार? तो देख रहा हूँ चार के चारों विकल्प पूरे के पूरे कन्फ्यूजन बना दिए। अगर आपको पता होगा तो इससे पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन की डिटेल में सॉल्व किया था। यानी कि एक ऐसी सरकार जो क्या हो, सीमित सरकार हो, उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक सरकार कहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा है, भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किसके व्योदेशित है? यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हमारा किस में है? तो इसके लिए आर्टिकल हमारा 50 है, तो आप समझ गए होंगे 50 हमारा किस में है, भाग 4 में, किसमें, DPS में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इस प्रकार से हमारा क्या इसका राइट आंसर होगा, बी हो जाएगा। उद्देशिका में तो बिल्कुल नहीं है, ना ही सातवीं, ना ही परंपरा व्यवहार में। मूल अधिकारों में अतिरिक्त मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव के अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा 1948 यानी कि मानव अधिकार जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट 1948 के सिद्धांतों का प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो हम जान रहे होंगे उद्देशिका में हमारे क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। नीति निर्देशक तत्वों में भी हमारे मतलब की मौलिक अधिकारों के बारे में ही बात की गई है। और मूल कर्तव्यों में भी मतलब कि मौलिक अधिकारों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 2 3। और इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो अगर काम कन्फ्यूजन हो तो आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पे मानव के अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा हो सकती है। तो देख रहे हैं काफ़ी व्यापक दायरा इनका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो यानी कि 3 के तीनों हो सकता है। अगला क्या हमारे संविधान के भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की आदर्श है? तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, कल्याणकारी राज्य की आदर्श कौन सा है, भाग 4 है। और भाग 4 में क्या है हमारा, DPS भी है। और इसमें देख रहे हो 40 जो 38 है, 39 है, और 39A है हमारा निःशुल्क न्याय है, पोषण से संबंधित 47 है, वहीं महिला पुरुष अधिकारों या फिर हमारा जो क्या कहते हैं कि 44 है जो समान नागरिक संहिता है। कल्याणकारी राज्य की बात करता है, किसमें करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में करता है। अगला क्या, भारत के संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष, मूल अधिकार तथा लोकतांत्रिक रूप से परिभाषित करता है। यानी कि भारत का संविधान क्या ऐसा कुछ करता है। और इससे पहले भी हमने एक विकल्प में इसी के ऊपर बात की भी थी कि भारत का संविधान परिभाषित करता है या ये करता है वो करता है। देख रहे हैं भारत के संविधान अपने मूल ढांचे को संविधान क्या करता है, परिभाषित करता है। तो भारत का संविधान ऐसा कुछ भी परिभाषित नहीं करता है। मैंने पहले ही बताया था कि यूपीएससी ऐसे बहुत सारे विकल्प बना रही है कि इसमें बोल रही है जो संविधान में परिभाषित नहीं है उसको ही उठा के बोल रही है कि संविधान में ऐसा परिभाषित करता है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा संविधान में कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। उसका है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो यानी कि हमारे संविधान में भी ऐसा यहाँ पे भी कुछ नहीं कहा कि भारत के संविधान क्या है, नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा है तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करें। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था तो है भारत में, वो किसके जरिए है, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है, ना कि संविधान में कोई विशेष रूप से मतलब कि डायरेक्टली परिभाषित किया गया है। और अगला हमारा क्या है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। और देख रहे हैं कितना बेस्ट मतलब कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है यूपीएससी ने कि नौकरशाही आखिर क्या है। और नौकरशाही का अगर आपको व्यवस्था व्याख्या करनी है तो क्या कहेंगे आप। तो नौकरशाही का मतलब है कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाली अभिकरण है। क्या मतलब कि जो संसद है उसके लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक व्याधि को विस्तार करने वाली अभिकरण है क्या, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण है क्या, ये भी हमारा हो सकता है क्या, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण है क्या, या लोक नीति के कार्यान्वयन करने वाला अभिकरण है। तो आप जानते हैं कि हमारी जितनी भी सिविल सर्विसेज या फिर जितनी भी क्या कहते हैं सिविल नौकरशाही यानी कि जितनी भी नौकरशाही है उसका मेन रूप से कार्य क्या है, जो भी हमारी लोक नीतियाँ हैं उनका क्रियान्वयन करना। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी, यानी कि लोक सेवकों का मुख्य कार्य है लोक नीतियों का क्रियान्वयन करना। तो चलिए आज का हमारे क्या अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास केवल एक क्वेश्चन बचेगा। भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव भी रखती है जैसा कि कोई अन्य विधि
संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही है? और देख रहे होंगे मतलब कि एक तरीके से यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन जो बनाए हैं, आप किसी भी बुक को पढ़ लीजिए, किसी भी एमसीक्यू यानी कि किसी भी कहते हैं टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लीजिए, शायद ही आपको जो क्वेश्चन यूपीएससी में आने से पहले कभी मिला हो। यानी कि संविधान की उद्देश्य का क्या है? संविधान का भाग है किंतु इसका कोई अन्य भागों से स्वतंत्र होकर, यानी कि उद्देश्य का क्या है, स्वतंत्र होकर के कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, परंतु आप इसको क्या रख सकते हैं एक तरीके से दार्शनिक के रूप में, इसको आप एक तरीके से आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए अगला हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन अभी है, लास्ट शायद ये क्वेश्चन अभी और बचा होगा, हाँ एक और बचा है, तो लास्ट हमारा ये रहेगा, क्या निम्नलिखित में से भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा सही है? यह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो वैसा कि आप जानते हैं कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि हमारे क्या है यहाँ पे डीपीएस भी है, और डीपीएस भी जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, कहते हैं कि मतलब कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, यानी कि ये अनिवार्य नहीं है कि आप इसको लागू करें। बस आपकी क्या मतलब कि एक तरीके से मतलब कि आपको कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आपको रास्ता दिखाएंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए, ना कि आपको क्या करना पड़ेगा। यानी कि ये यानी कि कंपलसरी नहीं है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो देख रहे होंगे ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो 2 सही है, 1 गलत हो जाता है हमारा। इस भाग में अधिकतर सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो प्रभावित तो करेंगे ही, यानी कि जब कानून बनाएगा तो सरकार क्या करेगी, इनको ध्यान रखेगी। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, 2 और 3 सही है पर 1 गलत हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकती है। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ही सर्वसर्वा होता है, तो उसके पास ऐसा अधिकार बिल्कुल सही बात है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। अभी देख रहे होंगे जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, देख रहे हो वही लाइन फिर से रिपीट कर दी कि भारत का संविधान ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता कि 1 वर्ष में 3 बार हो या 4 बार हो, किंतु 3 सत्रों को चलाना अनिवार्य नहीं है। यानी कि ऐसा कुछ प्रावधान भी नहीं है कि 3 सत्रों, बस ये कहा गया कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 गलत होता है, और 2 गलत होते ही हमारे पास देख रहे हैं 50-50 आ चुका है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो बिल्कुल सही बात है कि न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, बस ये कहा गया है 2 सत्रों से 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 और 3 हमारा सही हो जाता है, तो राइट आंसर हमारा होगा सी। तो इस प्रकार से हमने क्या यूपीएससी के टोटल मतलब कि 100 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया अभी है। और जिसने कि हम लोगों की जो सीरीज़ को फॉलो कर रहा होगा वो सोच रहा होगा, वो समझ रहा होगा कि कितना मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी आप लोगों ने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी अपनी सजेशन देते रहिएगा।